ये कृषि कानून, काले कृषि कानून किसान और कृषि के लिए काल साबित होंगे, क्योंकि सरकार ने जानबूझ के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कुछ राज्यों में की। आज किसान भ्रमित नहीं है, भ्रमित सरकार है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी एक ही बात बार बार रटे बोल रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ेगी बिहार मॉडल से। अरे बिहार मॉडल के जाके पहले देख तो लीजिए क्या है मॉडल है। देश को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे पास अनाज ज़्यादा है। सच्चाई क्या है? हमारे पास अनाज डिमांड सप्लाई के बराबर है। जीडीपी एक पैरामीटर है कि देश में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन किसी देश की खुशहाली का पैमाना नहीं है। खुशहाली के लिए हमें क्या चाहिए कि देश में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। देश के किसान को समर्थन मूल्य से कम मूल्य मिलने की वजह से 2001 से लेकर 2017 के बीच में 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कृषि कानून देश के हित में भी नहीं है। क्या सरकार की मजबूरी थी जो जल्दबाजी में पार्लियामेंट में जबरदस्ती बिल पास करवा लिए गए? तो सरकार की नीयत और नीति अगर ठीक हो तो समस्या का समाधान एक ही है कि एमएसपी कानून बनाए, एमआरपी एक्ट के तर्ज पर। तो जब ये होगा तो किसान को इससे 8 से 10 हजार प्रति एकड़ का फायदा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी और मैं हूं नीलकमल। तो बात आज करेंगे 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहे गतिरोध की। सरकार भी अपने स्टैंड पर अड़ी है कि 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे, अमेंडमेंट करवा लीजिए। लेकिन किसान इन तीनों कृषि कानूनों को सिरे से रिपील करके एमएसपी पर नया कानून लाने की बात कर रहे हैं और इसी मांग पर अड़े हुए हैं। आखिर किसान चाहता क्या था और इन 3 कृषि कानूनों में उनको मिला क्या है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र लाठर जी। स्वागत है आपका वीरेंद्र लाठर जी। और हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट यशपाल कादियान जी। स्वागत है कादियान जी। थैंक यू। तो 3 कृषि कानूनों में जो मैंने बात की कि किसान चाहता क्या था, तो इन 3 कृषि कानूनों में उन्हें मिला क्या। डॉक्टर वीरेंद्र लाठर जी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और काफी इन्होंने इस पर शोध भी किया है और काम भी किया है। यही नहीं है, इन कानूनों को लेकर इन्होंने काफी लिखा भी है, बड़े लेख भी लिखे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं डॉक्टर साहब, अगर बात इन 3 कृषि कानूनों की हम करें, विरोध चल रहा है, 50 दिन हो गए हैं लेकिन हल नहीं निकला है। किसान चाहता क्या था उन्हें जो मिले, लेकिन इन 3 कृषि कानूनों में उन्हें मिला क्या है, हो रहा है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि किसान ने ये तीनों कानून कभी मांगे ही नहीं थे जी। सरकार ने कारपोरेट साहूकारों के दबाव में आकर ये तीनों कृषि कानून देश पे थोप दिए हैं, जिसका किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर ये कृषि कानून लागू रहे तो आने वाले समय में कृषि और किसान दोनों को ख़त्म कर देंगे जी। तो मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि ये कृषि कानून, काले कृषि कानून किसान और कृषि के लिए काल साबित होंगे जी। अब सवाल आता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार क्या कह रही है कि हमने कृषि सुधार की है। इन तीनों कृषि कानून में सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का एक ही कहना है कि हमने किसान को आज़ाद कर दिया जी। पहला सवाल है, किसान गुलाम कब था? जब से देश आज़ाद हुआ तब से किसान को कृषि उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी थी। तो सरकार ऐसा क्यों बोल रही कि हमने आज़ाद कर दिया जी? सरकार देश को, किसानों को गुमराह कर रही है। आज़ादी जैसी चीज़ कोई नहीं है। आज़ादी पहले भी थी, पहले भी कश्मीर का, हिमाचल का सेब दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिकता था, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटका का केला दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिकता था, तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से नारियल आज़ादपुर मंडी दिल्ली में बिकता रहा है। तो किसान को कहीं कोई बंदिश नहीं थी। बंदिश मात्र ये थी कि किसान एमएसपी पे अपने अपने राज्यों में सामान बेच सकता है जी। तो वो भी सरकार की गलती थी, क्योंकि सरकार ने जानबूझ के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था कुछ राज्यों में की, जिनमें से पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश चावल के लिए, धान के लिए,
पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश गेहूं के लिए थे, क्योंकि बाकी किसानों को कोई सुविधा नहीं मिली थी, तो इसीलिए वो किसान इन प्रदेशों में आके सामान बेचना चाहते थे। लेकिन उस पे राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि MSP पे खरीद के लिए राज्य सरकारों को भी कुछ अनुदान देना पड़ता है जी। MSP के अलावा पूरे देश में उपज बेचने में किसानों को कभी कोई प्रतिबंध था ही नहीं, तो आज़ादी वाली बात तो झूठ। उसके बाद आती है कि किसान की आमदनी बढ़ेगी इससे जी। ये नासमझी है, नादानी है और गलत बयानी है। खुले व्यापार से, खुले बाजार से जिसकी सरकार सुधार बोल रही है, उससे किसानों को कभी भी उचित मूल्य नहीं मिलेगा। कारण है, व्यापारी अपने फायदे के लिए काम करता है, किसान के फायदे के लिए नहीं करेगा जी। उसका सीधा साधा उदाहरण भी है। बिहार में नीतीश जी ने 2005 में खुले बाजार की व्यवस्था की जी। वहाँ पे कृषि उपज मंडियों को तोड़ दिया गया। किसान को यही बहकाया गया कि इससे किसान को फ़ायदा होगा। तो 15 साल में क्या हुआ? 15 साल का नतीजा ये बताता है कि बिहार के किसान को हरियाणा, पंजाब के किसानों के मुकाबले अपनी उपज 1/3 कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। हरियाणा, पंजाब में धान और गेहूँ 1850 से 950 रुपये 1950 के बीच में बिकता है, जबकि बिहार के किसान को 1000 से 1200 रुपये क्विंटल बेचना पड़ता है। तो इतना बड़ा नुकसान किसान को होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी एक ही बात बार बार रटे रटाए बोल रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ेगी बिहार मॉडल से। अरे बिहार मॉडल के जाके पहले देख तो लीजिए क्या है मॉडल है। डॉक्टर साहब, क्या ये तर्क सरकार का बिल्कुल गलत है कि APMC मंडियों में जो किसान है वो बाध्य है वह APMC मंडियों में ही बेचने के लिए पैरेलल एक मंडी दी जा रही है। वहाँ पर चाहे अगर मंडियों से बाहर उन्हें समर्थन मूल्य से ज़्यादा कीमत मिलती है तो किसान वहाँ पर बेचें, APMC मंडी तो है ही। यहाँ तक इसका सवाल आता है कि यहाँ भी किसान और देश को गलतफहमी में डाला जा रहा है जी। सरकार कह रही है कि दोनों सिस्टम पैरेलल चलेंगे जी, समांतर चलेंगे। बिल्कुल। तो समांतर में क्या होता है? सबसे पहले होते हैं लेवल प्ले। लेवल प्ले में क्या है कि APMC मंडी में खरीद के लिए खरीदार को 6% एडिशनल खर्चा देना पड़ता है, जबकि बाहर जो मंडी हैं, जो प्राइवेट मंडी कहेंगे, इनको हम खुला बाजार इसको बोलते हैं, वहाँ पे 6% सेस फीस, कर और कानून नहीं लागू होंगे। दूसरा, APMC मंडी में किसान को MSP की बाध्यता है, जबकि खुले बाजार में MSP की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो 2-3 साल के बाद ही APMC मंडी इसलिए ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि सरकार खुद MSP को तोड़ने के लिए जी इस सिस्टम को लेके आई है। तो इस नए खुले बाजार से क्या होगा? सबसे पहले किसान का MSP गारंटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि MSP गारंटी कहाँ है? APMC मार्केट में है। दूसरा, समय के साथ साथ APMC मार्केट भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बाहर व्यापारी को 6% कम पे सामान खरीदने की अनुमति है जी। तो व्यापारी क्यों APMC मंडी में सामान खरीदने जाएगा जब 6% फ़ायदा होता है उसको? तो सरकार तथ्यों को तोड़ मोड़ कर देश को गलतफहमी में डाल रही है, किसानों को बहका रही है। आज किसान भ्रमित नहीं है, भ्रमित सरकार है, और भ्रमित सरकार देश को भ्रमित कर रही है जी। सरकार जो है किसानों को भ्रमित कर रही है। जिस तरह से सर छोटू राम जी को जो है इन मंडी व्यवस्थाओं का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है, उन्होंने ये व्यवस्था लाई थी, उसे अपनाया और उसे किसानों को जो है कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी मिली। तो क्या समझते हैं, अगर ये कृषि कानून इसी तरीके से लागू हो जाते हैं तो क्या वो जो स्थिति है वो उससे पहले की स्थिति में चली जाएगी? जैसे पहले होता था, सामंतवादी प्रथा थी, व्यापारी खरीदते थे, कब्जे ज़मीनों पर होते थे। आपने उचित फरमाया कि सबसे पहली बात तो हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि हम ये कृषि उपज मंडी की व्यवस्था क्यों बनाई हम लोगों ने जी। 1939 में से पहले पूरे देश में ये खुला बाजार था जी, जिसमें प्राइवेट ट्रेडर, व्यापारी अपने अपने मंडियाँ रखते थे,
खरीदते थे और अपने दाम पर, अपने तौल पर किसानों को शोषण करते थे। उसी शोषण को देखते हुए सर छोटूराम ने उस टाइम के जॉइंट पंजाब में, जिसमें पाकिस्तान पंजाब, हरियाणा पंजाब और हिमाचल भी आता था, उन सभी के लिए 1939 में कृषि उपज मंडी कानून की व्यवस्था की। पहली बार देश में ये कानून लागू हुआ 1939 में, और आज़ादी के बाद इस कानून का फ़ायदा देखते हुए पूरे देश में सरकार ने लागू किया। उससे कृषि उपज व्यापार नियंत्रित हो गया। और साथ में एक बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस 3 कानूनों में एक कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जी, उसको गवर्नमेंट ने रिपील किया है, अभी उसको हटाया है। बहुत बड़ी गलती गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि 1943-44 में देश में बंगाल अकाल पड़ा था, जिसमें 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन नियुक्त किया। 1945 में उस कमीशन की रिपोर्ट आई। जब वो रिपोर्ट आई, उसको पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मचा कि क्या हुआ था ये। तो बंगाल अकाल भुखमरी से जो 40 लाख लोग मारे गए थे, उसके लिए कमीशन ने उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को दोषी ठहराया, क्योंकि सारा का सारा अनाज की कमी नहीं थी, सारा अनाज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमाखोरी की, काला बाजारी के लिए स्टोर कर लिया था, जिससे आम आदमी उस अनाज को खरीद नहीं पाया और उस भूखमरी से लोग मर गए थे। उसी रिपोर्ट के आधार पर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया, जिसमें वो सारी जीवन उपयोगी चीज़ें जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए जमाखोरी और काला बाजारी की बंदिश लगाई गई, जिसके तहत देश में कृषि उपज के व्यापारियों पर एक लिमिट बांधी गई कि कोई व्यापारी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा सामान जमाखोरी नहीं कर पाएगा जी। उसके प्रभाव से क्या हुआ, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी को अब भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो हर एक शहर में अनाज मंडी है, उनमें आड़ती हैं, 50, 100, 200 क्विंटल तक अनाज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े व्यापारी जो जमाखोरी के चक्कर में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे थे, उन पे वो कंडीशन लिमिट थी। अब इस सरकार ने इस लिमिट को हटा दिया है। उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? अभी बहुत ही सिंपल सा मैं आपको उदाहरण दूं कि देश में दालों में मूंग की दाल की जो टोटल उपज हमारी 2 मिलियन टन है जी, जिसको हम कहें 2 करोड़ क्विंटल है जी। तो 40 रुपये के रेट से कोई व्यापारी देश की पूरी मूंग की दाल को 8,000 करोड़ में खरीद सकता है जी, और खरीद के माने रेट पे बेचेगा उसको, 200 रुपये 300 रुपये क्विंटल किलो बेचेगा उसको। तो उससे क्या होगा, देश में दालों की जो गरीब आदमी के खाने की दाल है वो मिलनी असंभव हो जाएगी। और जो आज हम कह रहे हैं किसान दुखी हैं इस कानून से, इसी कानून से आने वाले समय में उपभोक्ता भी परेशान होंगे, जब उनको कई गुना ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। जैसे दाल की कीमत 200-300 रुपये किलो हो जाएगी, आटे की कीमत 100 से 200 रुपये किलो हो जाएगी, चावल की कीमत 100 से 200 रुपये किलो हो जाएगी। तो उस हालत में एक आम मजदूर, एक आम नागरिक कैसे अपना घर चलाएगा, ये सोचने की बात है। जिस तरह से सरकार एक तर्क देती है, कहती है कि तब की समय थी, तब पैदावार कम थी, देश को अनाज की ज़रूरत थी, हरित क्रांति आई, आज जो है अनाज सरप्लस है और उसे संभालना भी है और उसका स्टोरेज भी करनी है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में अनाज है, तो फिर WTO का हवाला दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड का, कि विश्व में जो है वो अनाज की कीमतें सस्ती हैं, तो ऐसे में फिर यहाँ से ज़्यादा कीमत में क्यों खरीदी? तो कहाँ तक तर्क सही मानते हैं सरकार? अब ये सवाल आता है कि एक बहुत ही गलत फहमी या गलत तथ्य दे के देश को गुमराह किया जा रहा है कि हमारे पास अनाज ज़्यादा है। सच्चाई क्या है, हमारे पास अनाज डिमांड सप्लाई के बराबर है जी। हमारे पास खाने के कोई भी वस्तु डिमांड से ज़्यादा नहीं है। अब सवाल आता है कि सरकार के गोदामों में अनाज कौन सा भरा हुआ है जी। वो इसलिए भरा हुआ है कि सरकार अपने अनाज की मार्केटिंग को प्रॉपर नहीं कर पा रही है। सच्चाई ये है, देश में अगर आप ताज़ा एक सर्वे आया है, भुखमरी इंडेक्स को बोलते हैं जी बिल्कुल, तो दुनिया में टोटल 129 देश हैं
और भूखमरी इंडेक्स पे हिंदुस्तान 114वीं पोजीशन पे है। तो अब आप देखिए हम देश में कहाँ, दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं कि हिंदुस्तान भूखमरी इंडेक्स में 114वीं पोजीशन पे है आज। तो देश में भूखमरी आज भी है। वो अब आप कहेंगे अनाज तो है लेकिन लोगों के पास खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो सरकार को तो ये चाहिए, किसी भी कल्याणकारी सरकार को जिसके गोदाम अनाज से भरे हों जी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात कही है कि सरकार अपने अनाज के गोदाम खोलें और गरीब जनता को मुफ्त में अनाज दे जी, उससे देश का फायदा होगा। लेकिन सरकार, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, कारपोरेट के इन्फ्लुएंस की सरकार है, हर चीज़ में फ़ायदा सोचती है, जबकि देश चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए हर चीज़ को फ़ायदा नहीं होता। जो दुनिया में आया है, भुखमरी दूर करना सरकार की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट की उस इंस्ट्रक्शन को, उस ऑर्डर को मानना चाहिए कि अगर जरूरत हो तो गरीबों में फ्री अनाज बांटिए जी। उसी को मद्देनजर रखते हुए पिछले साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन में सरकार ने 80 करोड़ क्विंटल अनाज मुफ्त 80 करोड़ लोगों को बांटा है। तो अगर सरकार के पास गोदाम भरे हैं तो उसको आगे बांटे उसको जी। कोई भी हमारे पास डिमांड सप्लाई से ज़्यादा अनाज नहीं है, ये सबको गलत तथ्य दिया जा रहा है। लॉकडाउन की आपने बात की तो बहुत से तर्क आते हैं, बहुत सी बातें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जितनी भी जीडीपी थी वो बिल्कुल गोता लगा गई। सिर्फ कृषि प्रोड्यूस ऐसी एक व्यवस्था थी, ऐसा एक इंडस्ट्री थी जिसने देश की जीडीपी को स्थिर रखा, मतलब कि उसको बनाए रखा एक हद तक। तो क्या मानते हैं ये कानून इसी दौरान लाए गए हैं या इसके पीछे काफ़ी लंबा समय काम चला है? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन में अगर आप देखें जीडीपी को देश की, सरकार का सबसे चहेता एक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर से सहायता, जी, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, इंडस्ट्री। उसके लिए सरकार हर साल इंडस्ट्री को 4 लाख करोड़ कर माफ़ी प्रोत्साहन राशि देती है। 4 लाख करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा उस इंडस्ट्री के कारपोरेट सेक्टर को हर साल सरकार 2 से 3 लाख करोड़ के कर्ज माफ़ी देती है, क्योंकि सरकार का चहेता सेक्टर है वो। जी। लेकिन वो भूल जाती है कि जिसको आप चहेता बोल रहे, लॉकडाउन में क्या हुआ, -21% जीडीपी पहुंच गई उसकी, -21%, जबकि उसी दौरान कृषि क्षेत्र की जीडीपी 7 से 8% चलती रही है। तो कृषि को कभी भी जीडीपी से नापने की जरूरत नहीं है। जीडीपी 5 या 10 या 50 उद्योग मिलकर बढ़ा सकते हैं, पर उससे खुशहाली देश में नहीं आएगी जी। वो सिर्फ 5-10 कारपोरेट सेक्टर को ही आएगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम बताएं आपको। अमेरिका में बिल गेट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका के जीडीपी की 10% कंट्रीब्यूशन करती है जी। अब वो 10% धन कहाँ जा रहा है? बिल गेट को जा रहा है, एक परिवार को जा रहा है। उससे अमेरिकन अमीर नहीं हुए। तो इसीलिए जीडीपी कोई पैमाना नहीं है किसी देश की खुशहाली के लिए। जीडीपी एक पैरामीटर है कि देश में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन किसी देश की खुशहाली का पैमाना नहीं है। खुशहाली के लिए हमें क्या चाहिए कि देश में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है जी। उसी को अगर हम देखें, कृषि क्षेत्र की जीडीपी 13 से 17% एवरेज रहती है हर साल, लेकिन कृषि क्षेत्र 55 से 70% लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। तो 55 से 70% जो लोगों को रोजगार मिलता है उससे देश की खुशहाली बनती है। तो ये सरकार को समझना चाहिए, जीडीपी अकेला पैरामीटर, ये पैमाना नहीं है देश की खुशहाली का। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देश में रोजगार कौन दे रहा है। जी। डॉक्टर साहब, सरकार कहती है कि हमने किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि देने का काम किया, 6000 रुपये साल के दे रहे हैं। इसके साथ फसल बीमा योजना लाई है, किसानों के लिए काफ़ी काम किया है। तो ऐसे में इन 3 कृषि कानूनों में हम किसानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेहतरी के लिए लाए हैं। तो बीमा योजना को और जो सम्मान निधि दी जा रही है उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है जी। कितना सम्मान निधि दी जा रही है? 500 रुपये महीना जी प्रति किसान। अब इसको आप दूसरी तरह देखें, 2017 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है OECD। जी। OECD 2017 की एक खास रिपोर्ट आई है जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है जी।
कि किसान को समर्थन मूल्य से कम मूल्य मिलने की वजह से, किसान को, देश के किसान को समर्थन मूल्य से कम मूल्य मिलने की वजह से 2001 से लेकर 2017 के बीच में 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो सालाना 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ बनता है। जो सालाना 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ बनता है। अब सरकार क्या कर रही है? 8 से 10 हज़ार करोड़, 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ छीन के 500 रुपये की भीख दे रही है। ये सम्मान है या बेइज्जती करने वाली बात है भाई? जी। तो ये हमें तो समझ नहीं आया तक ये सम्मान कैसा है। किसान खुद कह रहे हैं आप हमें एमएसपी दीजिए और 500 रुपये हमसे लीजिए आप। जी। एक किसान को एमएसपी पे खरीद के गारंटी सरकार दे, एमएसपी देने की नहीं, उससे लेने की जरूरत है, वो किसान आपको देगा आपको। जी। क्योंकि तब उसको 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ सालाना प्रॉफिट हो रहा है। जी। तो उसको कहाँ 500 रुपये समाना से जरूरत है उसको। जी। तो फसल बीमा योजना भी लागू की थी, उसका समझते हैं कोई फायदा मिला होगा किसानों को? अभी फसल बीमा की आपने की, जैसे कृषि कानून जबरदस्ती थोप दिए गए थे, ऐसे सरकार ने 2015 में साहूकारों के कारपोरेट के फायदे के लिए जबरदस्ती फसल बीमा किसानों पे थोप दी गई। किसान जो केसीसी होल्डर थे, किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर थे, उनके बैंक से डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट काट ली गई जबरदस्ती, बिना उनकी परमिशन के। 3-4 साल तक रिलायंस इंडस्ट्री को अरबों रुपए का फ़ायदा देने के बाद जब किसानों ने हंगामा किया, पूरे देश में बेइज्जती हुई सरकार की, तब उसको विड्रॉ कर लिया उन्होंने। जी। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि पहले से ही पंजाब हरियाणा में सर छोटू राम ने एक बड़ी अच्छी परंपरा रखी थी कि एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, जिसमें 3% एग्रीकल्चर सेस लगता है, उस सेस के कलेक्शन में से कभी भी नेचुरल कम्युनिटी से अगर फसल का नुकसान होता है, सरकार भरपाई करती है उसकी। जी। तो बीमा तो नेचुरल बीमा वहाँ है, किसी किसान को कोई बीमा करवाने की जरूरत नहीं है। जी। जो एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी का सेस फंड है 3% के आसपास है। जी। जो राज्य सरकारों को 10 से 15 हज़ार करोड़ के बीच में मिलता है, बिल्कुल, उसमें से राज्य सरकार की जिम्मेदारी पहले से लगाई हुई है कि अगर नेचुरल कमिटी से, आपदा से किसान की फसल खराब होती है तो किसान भरपाई करेगी। और हरियाणा पंजाब में सरकारें पहले करती रही हैं। जी। तो कारपोरेट के फायदे के लिए फसल बीमा लगा के और वाई लूटने का क्या फायदा है? जी। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि किसान सम्मान निधि की हमने बात की, तो इन्होंने बताया है कि OSCD जो संस्था है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी कि 2001 से लेकर 2017 तक जो है कृषि में किसानों का ही जो है 45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। लेकिन उसमें से कुछ चीजें जो है, कुछ पैसे जो हैं, वो सरकार किसानों को देकर सम्मान निधि की बात कर रही है। इसके साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी बातें बताई हैं और डॉक्टर साहब से और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब, अब बात जो है 3 कृषि कानूनों की तो हो ही रही है, इसके साथ में जो है MSP की बात हो रही है कि हमें MSP पर कानून चाहिए। तो क्या मानते हैं किसान जो वहां पर बैठा है वो इसके लिए बैठा है कि उन्हें कानून जो है MSP पर मिल जाए? तो क्या मानते हैं MSP पर अगर कानून मिलता है तो उससे क्या जो है वो परिस्थितियां चेंज होंगी, किसान की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो अहम इशू है कि कृषि कानून काले कृषि कानून है, वो किसान के सुधार, किसान के फायदे में बिल्कुल नहीं है। किसान इस बात को समझ चुका है, इसीलिए किसान जागरूक होकर आंदोलन पे मजबूर हुआ है। इसीलिए पिछले 50 दिन से कड़ाके की सर्दी में किसान लाखों की तादाद में दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। अब वो किस लिए बैठा है? सरकार तो कहेगी भ्रमित है, विपक्ष ने बहकाया है। जी बिल्कुल, सरकार लगातार कह रही है इसके साथ भ्रमित है। तो सवाल क्या है कि एक भ्रमित आदमी 1, 2, 3 दिन के लिए बैठ सकता है जी, 50 दिन के लिए तक लगातार सर्दी में एक बुरी हालत में, ना खाने का इंतजाम है, ना रहने का इंतजाम है, ऊपर से बीच में बारिश भी आ जाती है, वो किसान इतने तपस्या क्यों कर रहा है? उसको चिंता है एक बात की कि
ये काले कृषि कानून उसकी ज़मीन को भी छीनेंगे, उसकी फसल को नुकसान करेंगे और उसके आने वाली नस्ल को भी ख़राब करेंगे। क्योंकि किसान की जो सबसे बड़ी हम सिक्योरिटी मानते हैं, सुरक्षा मानते हैं, क्या है? किसान की सबसे बड़ी सुरक्षा उसका रोजगार है, स्वयं रोजगार। किसान का जो बेटा है जिसके पास 15 से 20 एकड़ ज़मीन है, वो कभी भी कोई छोटी मोटी नौकरी करने की नहीं सोचता जी, क्योंकि उसके पास स्वयं का रोजगार है। उसके लिए अपने घर पे गांव में रह के खेती करके इतना पैसा कमा सकता है जितना एक शहर में इंजीनियर ये MBA का जो नया लड़का निकल के जो 5 से 6 लाख के पैकेज पे बॉम्बे बेंगलोर में करता है, उतना तो वो कमा लेता है वहाँ पे। तो किसान की सबसे बड़ी जो चिंता है उसके अपने रोजगार छीनने की है और आने वाली नस्लों को के रोजगार छीनने की है। उसी के लिए वहाँ संघर्ष में बैठा है। तो सरकार का ये बार बार कहना कि भ्रमित है, भ्रमित किसान नहीं, सरकार खुद भ्रमित है और देश को भ्रम में डाल रही है। MSP के बाद आप क्या कहते मानते हैं कि क्या बदलाव आएगा? अभी आपने कहा कि किसान की मांग कानून को लेके है, MSP को लेके है जी। किसान की पहली जो सबसे अहम जो मांग है वो है तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि तीनों कृषि में किसान के लिए, सरकार के लिए और देश के लिए लाभदायक नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, किसान को आधे फसल के दाम मिलेंगे, आधे फसल दाम मिलने की वजह से उसकी कृषि लाभकारी नहीं रहेगी, उसको मजबूरन किसी छोड़कर जी लेबर चौक पे लेबर के रूप में आके खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए वो नस्ल बचाने के लिए दिल्ली में आंदोलन पे मजबूर है। उसके बाद आती है सरकार की, ये कृषि कानून सरकार के भी हित में नहीं है, क्योंकि सरकार अनियंत्रित कृषि व्यापार को बढ़ावा दे रही है, जिसमें सरकार को टैक्स भी नहीं मिलेगा, सरकार का कंट्रोल भी नहीं होगा। और कल किसी मजबूरी में, जैसे कोरोना आपदा आपकी आई थी, तो जब सरकार को 80 करोड़ क्विंटल अनाज की जरूरत पड़ी, तो तब कहाँ से लेगी वो? क्योंकि सरकार के पास अपना अनाज नहीं होगा। इन तीनों कृषि कानून में जो सबसे जो नुकसानदायक जो चीज़ है वो है कि कौन कृषि उपज खरीद पाएगा जी। सेक्शन 4 और 5 कहती है कि कोई भी पैन कार्ड होल्डर बिना लाइसेंस के, बिना टैक्स दिए, बिना कोई कंट्रोल किए जी, बिना कानून को माने, बिना कोई रिकॉर्ड मेंटेन किए कृषि उपज को खरीद सकता है, स्टोर कर सकता है और कालाबाजारी करके बेच सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार का कोई कंट्रोल कृषि उपज व्यापार पे विपणन नहीं होगा जी। तो उस हालत में जब सरकार को जरूरत पड़ेगी अनाज की, PDS के लिए जी जी, कोरोना आपदा जैसी सिचुएशन के लिए, किसी बाढ़ के लिए, तो कहाँ से लाएगी वो? उसका रिकॉर्ड भी नहीं है किसके पास अनाज आज। बिल्कुल। उसके बाद आती है देश के लिए की बात। हम कह रहे हैं ये कृषि कानून देश के हित में भी नहीं है जी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से, मैं कहूँगा कि उस जमाने के जो पॉलिसी मेकर थे, नीति निर्धारक थे, उन्होंने बहुत दूरदर्शिता दिखाई और देश में हरित क्रांति का आगाज किया। उस हरित क्रांति की नई टेक्नोलॉजी की वजह से, किसानों की मेहनत की वजह से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। उस आत्मनिर्भरता का हालत ये है कि 1970 से लेके 2020 तक बीच में अकाल आए, फसलें खराब हुई, पर देश में कभी भुखमरी नहीं आई क्योंकि हमारे पास अपना अनाज था जी, क्योंकि हमारी खाद्य सुरक्षा सुरक्षित थी। अब इन 3 कृषि कानून बनने से क्या होगा? जब किसान को आधे दाम पे फसल बेचनी पड़ेगी जी, तो किसान आधुनिक तकनीक छोड़कर पुरानी टिकाऊ तकनीक की तरफ बढ़ेगा अपना लागत को कम करने के लिए। जब लागत कम होगी, जो पुरानी कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, बिल्कुल। तो जब लागत में किसान ढंग से खाद नहीं डालेगा, उन्नत बीज इस्तेमाल नहीं करेगा, उन्नत तकनीक इस्तेमाल नहीं करेगी, तो क्या होगा? पैदावार 1/3 से आधी कम हो जाएगी। तो जो आज हम कह रहे हैं हमारे पास 300 मिलियन टन अनाज होता है, तब उस हालत में आपका अनाज 200 मिलियन टन रह जाएगा जी। तो तब 100 मिलियन टन की जो डेफिशिएंसी आएगी उससे भुखमरी बढ़ेगी आपकी और देश की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आज की स्थिति में होना क्या चाहिए?
आपने भी एक मसौदा सरकार को तैयार करके भेजा था, आखिर उसमें क्या था और इनमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या था? आज की इस किसान आंदोलन को अगर समाधान के रूप में हम देखें तो किसान आंदोलन के जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं उन्होंने 15 ऐसे बिंदु पे सरकार को बताया कि आपके कानून गलत हैं। उनमें से सरकार ने 12 बिंदुओं के लिए मान लिया है कि हम इसमें अमेंडमेंट कर देंगे जी, सुधार कर देंगे। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि बजाय 12 उन बिंदुओं पर सुधार करने के इस कानून को रद्द करे, किसानों से एक व्यापक सहमति बनाए जी, उस सहमति के बेस पर नए कानून दोबारा बना ले जी, क्योंकि सरकार के पास समय है, सरकार के पास लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत है, आधी राज्य सरकारें सरकार की हैं, तो उसमें 3 साल हैं सरकार के पास, तो जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? पहली बात तो देश बार बार ये बात पूछता है कि कोरोना लॉकडाउन में ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो सरकार कानून लेके आई? क्या सरकार की मजबूरी थी जो जल्दबाजी में पार्लियामेंट में जबरदस्ती बिल पास करवा लिए गए? तो मेरा सरकार से मानना ये है कि सर्वसम्मति बनाए। सर्वसम्मति बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कृषि कानून को रद्द करे जी, और रद्द करने के बाद व्यापक सहमति से डिस्कशन करे, उसमें किसानों से सलाह करे, व्यापारियों से करे, कृषि वैज्ञानिकों का से सलाह करे, और जो अच्छा कानून है उसको लेके आए। उसमें सबसे जरूरी जो चीज़ रहेगी कि किसानों को एमएसपी कानून मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए एमएसपी कानून एक सबसे बड़ी सुरक्षा साबित होगा। अभी क्या है, सरकार ने एमएसपी लागू किया हुआ है, सरकार बार बार कह रही है, प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते कह रहा है इस बात को कि हम एमएसपी बनाए रखेंगे। बनाए तो रखोगे, कौन सा बनाए रखोगे? जो अब है, अब का एमएसपी सिर्फ 5% किसानों को फायदा देता है। 95% किसानों को आज भी उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है जी, क्योंकि एमएसपी कुछ राज्यों में लगाया हुआ है। गेहूं के लिए पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, धान के लिए पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन कुछ राज्यों में एमएसपी पे सरकार खरीद करती है, पूरे देश में नहीं करती है जी। तो हमारा ये कहना है कि सरकार एमएसपी कानून बनाए एमआरपी कानून की तर्ज पर। क्या समझते हैं, अगर सरकार कानून ले आती है, एमएसपी का गारंटी दे देती है, कानून बन जाता है, तो क्या फिर ये सरकार के गले की फांस बन जाएगा कि सभी जगह देना पड़ेगा? क्योंकि सरकार कहती है कि इस स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि इससे 17-18 लाख करोड़ का बोझ और पड़ेगा। जहाँ तक ये बार बार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार को 17 से 18 लाख करोड़ का खर्चना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, एक्स्ट्रा लोड जो पड़ेगा, तो मेरा सरकार के उन प्रतिनिधियों की एक विनती है कि दोबारा से सोचे इसके बारे में। देश में सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी सरकार घोषणा करती है। उन 23 फसलों का कुल उत्पादन देश में 16 लाख करोड़ दाम बनता है। उन 23 फसलों का कुल उत्पादन, उस उत्पादन में से 86% हमारे सीमांत किसान जो हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, 1/3 उपज अपने परिवार के उपयोग के लिए रखते हैं जी। तो ये मान के चलिए कि मात्र 10 लाख करोड़ का सामान बाजार में बिकने आता है। उसमें से 60% कृषि उपज प्राइवेट व्यापारी खरीदते हैं। आपके करियाना के व्यापारी हैं, आटा के व्यापारी हैं, दाल के व्यापारी हैं, वो खरीदते हैं जी। तो सरकार को मात्र जो बोझ पड़ेगा वो पड़ेगा 4 लाख करोड़ रुपए जी, जो सरकार को खरीदने की जरूरत पड़ेगी। सरकार पहले ही पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 2.5 लाख करोड़ का सामान खरीदती है जी। तो उस 2.5 लाख करोड़ के अलावा जो सरकार जो पहले से 2.5 लाख करोड़ खरीदती है, उसमें 1.5 लाख करोड़ और भार पड़ेगा, जो टोटल 4 लाख करोड़ बनता है, जो इतना बड़ा पैसा नहीं है सरकार के लिए जी। तो सरकार की नीयत और नीति अगर ठीक हो तो समस्या का समाधान एक ही है कि एमएसपी कानून बनाए एमआरपी एक्ट के तर्ज पर, और देश में कोई भी खरीद कृषि उपज की एमएसपी कानून से कम पे नहीं होना चाहिए जी। चाहे सरकार करे
प्राइवेट ट्रेडर करें, कारपोरेट करें, विदेशी करें जी। तो जब ये होगा तो किसान को इससे 8 से 10 हज़ार प्रति एकड़ का फायदा होगा जी। और इससे किसान की आय बढ़ेगी, किसान की खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, किसान की खुशहाली बढ़ेगी। और जब किसान की खुशहाली बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खुशहाली आएगी और उसी से देश खुशहाल होगा। डॉक्टर साहब, तमाम बातें होगी, तमाम जो चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ जब बैठक हुई तो तर्क किसानों ने सीधे तौर पर रखे। सरकार भी मान गई कि इसमें ये कमियां हैं, हम दूर कर देंगे, लेकिन उसे वापस लेने में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अड़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, उन्होंने 4 विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी। अब किसान कहते हैं कि हम उस कमेटी के पास नहीं जाएंगे, इससे अच्छा है कि हम सरकार से ही बातचीत कर लें। तो क्या समझते हैं कि इस स्थिति में बातचीत के अगर नहीं होती है तो कोई हल जो है जल्दी निकलता नजर आता है? देखिए, पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय का सभी को सम्मान करना चाहिए, हम भी करते हैं। बिल्कुल। सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक कमेटी बनाई है जिसमें 4 सदस्य हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है अशोक गुलाटी जी को। जी जी। अशोक गुलाटी जी पिछले 50 साल से सरकारी पदों, विभिन्न पदों पे काम करते रहे हैं जी। जो दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े हैं, BA, MA और PhD इकोनॉमिक्स में की है जी। अशोक गुलाटी जी ने ना कभी गांव देखा है, ना कोई कृषि देखी है, ना किसान देखा उन्होंने। अब वो किसान के बारे में क्या विचार रखते हैं वो जानते हैं, लेकिन मैंने जो उनका आर्टिकल पढ़े हैं वो आर्टिकल पिछले 50 साल से कारपोरेट के फायदे के लिए कारपोरेट के कहने पर लिखते आ रहे हैं जी, जिससे किसान को कोई हित होने वाला नहीं है। दूसरी बात, उन्हीं अशोक गुलाटी जी ने 15 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल लिखे हैं इसके बारे में जी। इसी तरह एक दूसरे सज्जन हैं डॉक्टर प्रमोद जोशी जी जी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर को उनका भी आर्टिकल आया हुआ है कि हम इन काले कृषि कानून का समर्थन करते हैं जी। तीसरे सदस्य हैं भूपेंद्र मान जी जी। जो बार बार कह रहे हैं हमें कृषि कानून चाहिए ये जी। चौथे सदस्य हैं दलपत जी महाराष्ट्र से, किसान संगठन के नेता जो हैं वो पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें सुधार चाहिए जी। तो सवाल क्या आता है कि दुनिया में न्याय व्यवस्था में सबसे पहले जो चीज़ होती है न्यूट्रलिटी जी। कि जज न्यूट्रल होना चाहिए। और आपको शायद ध्यान भी होगा कि बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में भी और माननीय हाई कोर्ट में भी जज किसी पर्टिकुलर केस से अपने आप को रिक्यूज करते हैं जी। जब उनको इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है। जी। जी। तो इस कमेटी में चारों जो सज्जन लोग हैं वो सभी के सभी कृषि कानून के हक में हैं, सरकारी हक में हैं। इसीलिए कल किसान नेताओं ने इस पूरी कमेटी को सरकारी कमेटी कह के बायकॉट भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इससे बात नहीं करेंगे। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से, सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि इस कमेटी को दोबारा से सोचें और इसमें कृषि वैज्ञानिकों को लें, किसानों के नुमाइंदों को लें जी। नेताओं को ना लें इसमें, क्योंकि नेताओं ने तो पहले ही बिल पास किया हुआ है। और दूसरी बात यह, हमें पॉलिसी को डिसाइड नहीं करना है इसमें जी। इन कानूनों की कानूनी वैधता को देखना है। उस कानूनी वैधता पे सरकार पहले ही 12 पॉइंट में मान चुकी है कि हम उन 12 पॉइंट को अमेंड करेंगे। तो जब सरकार 12 पॉइंट को खुद ही मान रही है कि गलत हैं, तो सरकार को चाहिए कि जनहित में सर्वसम्मति बनाने के लिए अपने कानून को रद्द करे पहले, और उसके बाद सर्वसम्मति से पूरे करा के एक नया कानून लेके आए और उसमें MSP कानून की अनिवार्यता जरूरी है जी। रखे उसको, उससे देश हित होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, आखिरी अगला कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ नया हो सकता है, या ये तीनों कृषि कानून वापस ही लेने पड़ेंगे, या फिर सुधार पर कोई बातचीत होगी, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ भी नहीं कर पाएगा जी। क्योंकि मसला क्या है, मसला है सरकार कहती है कि हमारे कानून लीगली ठीक है, बिल्कुल। किसान कहते हैं कि आपके कानून लीगली भी गलत हैं जी। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दें कि फार्म प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्शियल एक्ट जी 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 2020 में
सेक्शन 15-16 आप देखिए क्या लिखा हुआ है जी। बार फ्रॉम सिविल जुडिक्शन, कि इन कानूनों के किसी भी व्यवस्था को, किसी भी मैटर को सिविल कोर्ट या कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते, जो अपने आप में ही फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट का वायलेशन है जी। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी इस तरह कंट्री में नागरिक को दो बेसिक राइट दिए जाते हैं। पहला राइट होता है वोटिंग राइट, कि हर एक नागरिक को वोटिंग राइट होगा। दूसरा, हर एक नागरिक को अपनी ग्रीवेंसेस के लिए, अपनी शिकायत के लिए कोर्ट जाने का अधिकार होगा। लेकिन इस कानून में किसान का, जो लगभग 60% आबादी है देश की, उसको सिविल कोर्ट जाने से ही मना कर दिया गया है जी। तो अपने आप में जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन है, आर्टिकल 32 का वायलेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो इसी एक बेस पे ही पूरा कानून रिजेक्ट हो जाना चाहिए जी। सरकार तो मान गई है कि हम इनको हटा देते हैं। अब हटा देते हैं, सवाल हो गया ना। अब सरकार अपनी गलती धीरे धीरे मान रही है जी। सरकार ने जल्दबाजी में तानाशाही तरीके से कानून पहले जबरदस्ती थोप दी है। अब क्योंकि किसान आंदोलित जागरूक होकर आंदोलन कर रहा है, अब किसान मजबूरी में कुछ पॉइंट पे कहते हैं कि ठीक, हम ठीक कर लेते हैं जी। तो आपके कानून गलत है तभी आप मान रहे हैं ठीक कर लेते हैं जी। तो मेरा सरकार से अनुरोध ये है कि राष्ट्रीय हित में सर्वसम्मति बनाने के लिए कानूनों को वापस ले और नए कानून बनाने के लिए पूरे देश में चर्चा कराए और उस चर्चा के आधार पर राष्ट्र हित में जो उचित कानून है उसको लेके आए। जी। एक आखिरी बात और, सरकार कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट आप चले जाओ, किसान कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी। आपने उचित कहा कि कानून सरकार ने बनाए, उन कानून के खिलाफ किसान आंदोलन पे है तो उस किसान से बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गलती सरकार ने की तो सरकार से बात करेंगे हम जी। सुप्रीम कोर्ट बीच में कहाँ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो जब है जब हम जाएं, क्योंकि हमारा तो पहला सवाल सरकार से है कि आपने गलत कानून बनाए जी। अपने गलत कानून को वापस लीजिए आप। तो दूसरी बात हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को हटा नहीं सकता। हाँ जी। ये पावर पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट सरकार है, तो सरकार के गलत कानून को अगर ठीक भी करना है तो पार्लियामेंट ठीक करेगी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद। तो इसीलिए किसान अपनी जगह उचित हैं कि हमारी मांग किस सरकार से है, सरकार से रहेगी कि पार्लियामेंट में इन कानूनों को रद्द करे और नए कानून लेके आए। जी हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद जसपाल जी। तो ये थे डॉक्टर वीरेंद्र लाठर जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। इन्होंने काफी काम किया है, वैज्ञानिक भी हैं और इनका भी यही मानना है कि ये जो 3 कृषि कानून है वो किसी भी तरह से किसानों के पक्ष में नहीं है। बहुत बड़े तर्क इन्होंने बताए कि किस तरह से किसानों को जो है ये कानून है वो नुकसान पहुंचाएंगे और ये इनका भी यही कहना है कि सरकार को इन बातों को मानना चाहिए। जिन मुद्दों पर सरकार अब पीछे हट गई है कि ये पॉइंट्स हैं वो इन कानूनों में गलत है, उनमें हम संशोधन कर देते हैं। उन संशोधनों के बाद इन कानूनों में कुछ बचता नहीं है और सलाह यही है कि इससे अच्छा है कि इन कानूनों को जो है वो वापस ले लिया जाए और दोबारा से नए कानून बनाए जाएं और उस पर विस्तृत चर्चा की जाए।